नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का वर्ष 2024 का सेट 4 जिसका कोड है 825 JA का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वर्ष 2024 के 3 सेट के वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप देख लें। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। अब हम इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं। ये जो हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद का उदय है ये फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था। ध्यान रखेंगे, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ये किसका परिणाम था? फ्रांसीसी क्रांति का। प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आप बताएंगे कि जो यूरोप में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे? लुई 16। और प्रश्न पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो आप बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध आपका किससे था? फ्रांस से था। अब इटली का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न हर बार हर प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो जो इटली का एकीकरण है ये कब हुआ था? 1859 से लेकर 1870 तक। अब इटली के एकीकरण में आप 4 व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे, मैथ्सनी, गैरीबाल्डी, काबूर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अब जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं ये इटली के सम्राट बने थे और ये सम्राट कब बने थे? 1861 में। जर्मनी का एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये कब हुआ था? 1866 से लेकर 1871 तक। अब देखिए, जो जर्मनी का एकीकरण है इससे संबंधित 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, ओटो वॉन बिस्मार्क। इसको जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को। और जो कैसर विलियम प्रथम है ये जर्मनी के सम्राट बने थे। ये सम्राट कब बने थे? 1871 में। और जो यहाँ पर ब्रिटेन दिया हुआ है, इस ब्रिटेन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटेन का राष्ट्रगान क्या है? तो आप बताएंगे गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये क्या है? ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी प्रश्नों को याद करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1770, 1760, 1789, 1795। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अमेरिका। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए, वर्ष 1944 में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्थाओं की स्थापना हुई थी। कितनी संस्थाओं की? 2 संस्थाओं की। और इन 2 संस्थाओं के नाम क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे संक्षिप्त में विश्व बैंक कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना कब हुई थी? इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। इन दोनों संस्थाओं ने औपचारिक रूप से वर्ष 1947 में काम करना शुरू किया। इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की ट्विन या जुड़वा संतान कहा जाता है। ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। प्रश्न नंबर 4, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक फूल, एक जानवर, एक बीमारी, एक स्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? एक बीमारी। और ये बीमारी किसकी थी? ये बीमारी पशुओं की थी। पशुओं में होने वाली एक बीमारी थी जिसे क्या कहते हैं? रिंडरपेस्ट। और ये कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 5 देखिए,
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये कब लिखी थी? ये लिखी थी वर्ष 1909 में। अब देखिए इस प्रश्न से संबंधित जो बाल गंगाधर तिलक हैं, अरुणा आसफ अली है, सरदार पटेल हैं, इन तीनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और वो तीनों प्रश्न कौन से हैं? देखिए आप, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किनका कथन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और जो अरुणा आसफ अली हैं ये किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। इस भारत छोड़ो आंदोलन को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। सरदार पटेल, अब सरदार पटेल से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जो बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। और जो ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? आपका गुजरात से। अब महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आप इस प्रश्न पत्र में देख सकते हो, यह पूछा गया है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी से संबंधित यूपी बोर्ड की कक्षा 10 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान में महात्मा गांधी से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिखा है। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, राज्य एवं संघ दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये किसको प्राप्त हैं? ये संघ को प्राप्त हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, ये सभी। तो जो ये तीनों हैं ये किससे संबंधित हैं? ये तीनों आपके लोकतंत्र से संबंधित हैं। सही उत्तर क्या है? ये सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो देखिए जो संघ सूची का विषय है वो कौन सा है? आपका प्रतिरक्षा। अब देखिए जो कृषि है, कृषि किसका विषय है? ये आपकी राज्य सूची का विषय है। और जो शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये सभी आप याद रखेंगे। और जो व्यापार है ये व्यापार भी आपका राज्य सूची का विषय है। अब देखिए जो ये 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनसे संबंधित हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें जो विषय हैं, देखिए संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? वो है आपका संघ सरकार के पास, या फिर उसे ही क्या कहते हैं हम? केंद्र सरकार। और जो राज्य सूची पर जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है? राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची है इस पर जो आपकी संघ सरकार है, मतलब जो केंद्र सरकार है, और आपकी जो राज्य सरकार है, दोनों कानून बना सकती हैं। अब जो संघ सूची के विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। ये आप सभी याद रखेंगे। और जो राज्य सूची के विषय कौन से हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची के विषय कौन से हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। ये सभी प्रश्न आप याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी। तो आप याद रखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब देखिए जो ये डेट हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं भारत में, वो भी आप याद रखेंगे। अब जो देखिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इसलिए हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से किसका संबंध
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। अब देखिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। कानून के समक्ष समानता, अब जो ये तीनों बिंदु हैं इनका संबंध किससे है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए कि भारत में जो बहुसंख्यक हैं वो कौन है? हिंदू हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि भारत में हिंदुओं का ही शासन होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 11, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए सोपानी खेती को हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं और ये किन क्षेत्रों में की जाती है? जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड है एक पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड में ही मुख्य रूप से आपकी सोपानी खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कपास। अब देखिए रोपण कृषि कौन सी होती है? जिनको बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, जिनको बड़े क्षेत्रों में एक प्रकार की जब फसल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम? रोपण कृषि। और भारत में जो मुख्य रूप से रोपण फसलें वो कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, कपास इत्यादि ये क्या हैं? ये महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। इन सभी को आप याद रखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना। तो जो आधारभूत खनिज किसे कहते हैं हम? लौह अयस्क को। लौह अयस्क को आधारभूत खनिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो अधिकांशतः लोहे के द्वारा ही निर्मित होती हैं, इसीलिए लोहे को आधारभूत खनिज कहा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 14, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। अब यहाँ पर पूछा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन। तो जो आपका सौर ऊर्जा है ये किसका उदाहरण है? आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन। जो खनिज तेल हैं, कोयला है और प्राकृतिक गैस हैं, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? आपके परंपरागत ऊर्जा के। ध्यान रखेंगे आप, ये किसके उदाहरण है? आपके परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब देखिए जो ऊर्जा के साधन है या ऊर्जा के स्रोत हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। किन किन भागों में? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? जिनका प्रयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ताप विद्युत। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं ये कौन से हैं? सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस। ये सभी क्या हैं? ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से भी संबंधित हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15, भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। आपको याद रखना है बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सड़क परिवहन। जो सड़क परिवहन है ये भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है। देखिए प्रश्न नंबर 17, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो जो औद्योगिक क्रिया हैं इनको द्वितीय क्षेत्रक में रखा जाता है। अब देखिए जो आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक हैं प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इन तीनों के अलग अलग भी नाम हैं। जैसे कि जो प्रथम क्षेत्रक है इसे हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। जो द्वितीय क्षेत्रक है इसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और जो तृतीय क्षेत्रक है इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 18,
मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? श्रीलंका। अब देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानव विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आप ध्यान रखेंगे, UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, न्यूयॉर्क के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो मानव विकास सूचकांक है इसके अवयव कौन से होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, जो मानव विकास सूचकांक है इसके अवयव होते हैं प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है इसको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। देखिए प्रश्न नंबर 20, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन का निवेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीदना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में यूज की गई PDF को प्राप्त करने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।